वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार बात यहां पर बोली गई है जो कि आप लोग रियल टाइम में और रियल लाइफ में अपनी इंप्लीमेंट कर इसको देख सकते हैं। योर करंट सिचुएशन, जो आज के डेट में आप लोगों की सिचुएशन है, वो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप लोग अपने आप को री इवेल्युएट करो कि क्या आप लोग हो, क्या आप लोगों को चाहिए लाइफ में, आप लोग क्या बनना चाहते हैं। देखिए होता क्या है, नॉर्मली आप लोगों को जब किसी एग्जाम देना होता है और एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, दोष देने लगते हैं चीजों के ऊपर कि रूममेट अच्छा नहीं था, घर वालों ने साथ नहीं दिया, ये टेंशन वो टेंशन, पता नहीं क्या क्या बातें आप लोगों के माइंड में आने लगती है। वहां पर एग्जाम में पेपर अच्छा नहीं था यार, उस दिन मेरा मूड अच्छा नहीं था, उस दिन मेरा भाग्य अच्छा नहीं था, सुबह से मेरा दिन खराब था। तो ये सारी चीजें जो है वो अपनी जगह है, आप लोग एक तरीके से हम जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी जगह है। पर लेकिन आप लोग अगर अपने आप को री इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों ने अब तक किया है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना किया हो, क्या वो सही है? अगर सही है तो अच्छी बात है, उसको आगे लेकर चलो। क्या वो गलत है? अगर गलत है तो वहां पर देखो, चेक करो कि गलत कहां पर, गलती कहां पर हुई है, उसको आप लोगों को री इवेल्युएट करना है। अगर लाइफ में आप लोगों ने अपने आप को री इवेल्युएट करना स्टार्ट कर देना एक बार, तो आप लोगों की लाइफ जो है वो इतनी प्रोडक्टिव हो जाएगी, आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। देखिए होता क्या है, अगर मॉर्निंग में आप लोग अपना दिन स्टार्ट करते हैं और शाम को बिस्तर पर आप लोग जाते हैं तो पूरा टाइम आप लोग यूटिलाइज करते हैं। पूरे दिन यूटिलाइज करना तो हालांकि सब नहीं करते हैं, कुछ लोग उसको एक तरीके से वेस्ट भी करते हैं, पर लेकिन अगर डेली आप लोगों ने अपने आप को एक तरीके से एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया शाम को बिस्तर पर जाने से पहले कि आज का जो दिन था क्या वो मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया है, क्या अगला दिन भी मुझे ऐसे यूटिलाइज करना है, एक एनालिसिस अगर आप लोग करोगे तो वहां से आप लोगों को सही और गलत चीजें का पता चलेगा कि कहां पर आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया है और कहां पर इन्वेस्ट किया है। तो कोई भी मां के पेट से सीख कर नहीं आता है, सबको यहीं से सीखना होता है। अगर गलतियां कर रहे हो, अपने दिन को बर्बाद कर रहे हो, अब तक चीजों को सही से लेकर नहीं चल रहे हो, तो आगे लेकर आप लोग चल सकते हो। हर एक नया दिन आप लोग एक नई अपॉर्चुनिटी देता है जब मॉर्निंग होती है कि अपने दिन को शानदार तरीके से यूटिलाइज करो। तो इसलिए अगर लास्ट डे कुछ गलत किया है तो अगले दिन को उसको सुधारिए और तुरंत आगे लेकर चलिए। अपना टाइम जरा सा भी आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए आप लोगों को एक लाइफ का पार्ट बना लीजिए कि डेली बिस्तर पर जाने से पहले अपने दिन का एनालिसिस करना है कि आप लोगों का दिन कैसा रहा। वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों की लाइफ जो है वो कितनी प्रोडक्टिव चल रही है और कितना आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये खासकर बीइंग ए स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। यह एक बार एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एकदम आप लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। देखिएगा ये 4 साइज की सीट लीजिएगा और उस पर ये चीजें लिखना स्टार्ट कीजिएगा। आराम आराम से अपने दिन लिख लीजिए और उसी तरीके से देखिए कितने दिन आप लोगों ने कितना प्रोडक्टिव काम किया है, ठीक है। और फिर बताइएगा कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस। आज का टोटल ये हमारा पैटर्न रहने वाला है, कुछ डिस्कशन का काफी कुछ शानदार हम लोग आज के न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे। आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का ये है यहाँ पर बानस रिवर, जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कोविड-19 के केसेस के ऊपर। कई सारे बच्चे ये बोल रहे थे, कई सारे क्या 2-3 थे जिनके द्वारा ये बोला गया सर कोविड-19 के केस के बारे में अपडेट न दिया करो। क्या आप लोगों को लगता है कि कोविड-19 के बारे में अपडेट नहीं देनी चाहिए, येस या फिर नो? अगर नो तो नो लिखेगा, यस तो यस लिखेगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं उसका बेसिक पर्पस क्या रहता है। इसका बेसिक पर्पस ये रहता है कि डेली आप लोगों को एक बार रिकॉल करा दिया जाए कि जब भी आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। तो आप लोग अगर सुरक्षित रहोगे तो ही आप लोग अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाओगे। तो बेसिक पर्पस यही रहता है कि लोगों ने जितना कैजुअल लेना स्टार्ट कर दिया कोविड-19 को, केस उतने ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी कंट्री आज यानी कि 6 जुलाई को जब मैं डिस्कस कर रहा हूं वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आ गई है, यानी कि रसिया को भी रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने और वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। लगभग 19,700 के करीब लोगों की यहां पर जान जा चुकी है और 23,000 से ज्यादा केस यहां पर देखने को मिले, लगभग 24,000 बोल सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से कंडीशन बन रही है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इसके बारे में आप लोगों को नहीं बताना चाहिए? अगर नो तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर नो ज्यादा मुझे देखने को मिले तो फिर कल से वीडियो के अंदर आप लोगों को ये एनालिसिस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा, जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगता है वैसा ही करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी राय बताइएगा, ओके। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। आर्टिकल देखते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई सारे बच्चे बार बार बोलते हैं सर पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे है स्टडी लवर वीर के नाम से, याद रखिएगा स्टडी लवर वीर। आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। एक और कंफ्यूजन, कई सारे बच्चे यहां पर कोई दूसरा टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे थे, वहां पर क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टडी लवर्स कर दिया उसका, ठीक है, और वीर लगा दिया आगे। तो कई सारे फेक भी यहां पर चैनल चल रहे हैं, फेसबुक पर अंदर भी चैनल चल रहे हैं कई सारे फेस जो यहां पर स्टडी लवर के नाम से, और कई सारे टेलीग्राम पर भी आप लोगों को मिल जाएंगे।
जाएंगे। आप लोगों को वही चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक वीडियो के नीचे रहता है, यहां पर क्लिक कर जाइए तो एक ऑफिशियल चैनल पर आप लोग पहुंच जाएंगे। वरना किसी दूसरे चैनल पर जाएंगे तो फिर वहां पर आप लोग कुछ दिनों तक तो चीजें प्रोवाइड कराते हैं कुछ, फिर वहां पर जाकर प्रमोशन करने लग जाते हैं, कोई कुछ बेच रहा है तो कोई कुछ बेच रहा है। तो आइए, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को एक जागरूक सिटीजन भी बनना है और एक जागरूक पर्सन की तरीके से आप लोग कम से कम समझिए कहां पर आप लोग क्या सही है और क्या गलत है। तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि सबके लिंक वीडियो के नीचे रहते हैं, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिए उनको। यहां पर अब नजर डालते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहला जो आर्टिकल है, यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी यहां पर लेह लद्दाख वाले रीजन में पहुंचे, तो उनके द्वारा जो मैसेज दिया गया उसके बारे में एनालिसिस किया जा रहा है। तीन जो इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर है, यानी कि तीन एरिया में उनके द्वारा मैसेज दिया गया, अपनी कंट्री के लोगों को दिया गया, चाइना को दिया गया और वर्ल्ड को मैसेज दिया गया। तो तीनों के बारे में एनालिसिस करेंगे, क्या क्या बातें यहां पर बोली जा रही है। और अभी LAC के चलते जो कंडीशन देखने को मिल रही है इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में, उसके बारे में बातें की जा रही है। तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को इस वाले आर्टिकल में भी देखने को मिलेंगे। तो दोनों आर्टिकल कंबाइन कर यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। देखिए, कभी भी जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए। जल्दी में कोई काम करोगे तो हमेशा कोई ना कोई गलती आप लोगों को देखने को मिलेगी। थोड़ा सा लेट हो जाए पर लेकिन जल्दी जल्दी में काम गलत नहीं करना है। और अगर यह बात इंप्लीमेंट करूं मैं दवाई के ऊपर कि जल्दी जल्दी में दवाई बना दी, तो आप लोग समझ सकते हैं कितने लोगों की जान जा सकती है। तो उसी के बारे में एक एनालिसिस यहां पर किया गया। तो डिटेल में इसके ऊपर नजर डालेंगे कि क्या क्या कंडीशन अभी देखने को मिल रही है कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो माइग्रेंट वर्कर हैं उसके बारे में एक एनालिसिस किया जा रहा है कि उनको भी वोटर का राइट मिलना चाहिए। किस तरीके से कहीं पर जाते हैं पर लेकिन वहां से वोटिंग डालने के लिए नहीं आ पाते हैं। इसके अंदर भी कुछ ऐसी माइनॉरिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये दो आर्टिकल के कुछ कंबाइन पॉइंट कर डिस्कस करूंगा, जो कि इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे आप लोगों के सामने। और एक कोटेशन भी जो काफी इंपोर्टेंट लगी मुझे, वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। उससे अगर कोई आंसर या फिर ऐसे राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग यहां पर जानेंगे। आज है मंडे और मंडे को एडिटर को जो लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं। इनके द्वारा बताया गया जो जर्नलिज्म है वो उसको फिर से री इमेजिन करना पड़ेगा। यानी कि जो जर्नलिज्म है आज के दिन में, यानी कि जो पत्रकारिता है वो चेंज होती जा रही है। पत्रकारिता क्या, सारी ही चीजें चेंज हो रही है कोविड-19 के चलते। आप लोग समझ सकते हैं पहले मूवी थिएटर में लगती थी, अब कोई भी मूवी थिएटर में देखने को आप लोगों को नहीं मिल रही है। सारे जो प्लेटफॉर्म है, अमेजन हो गया, ये सारे जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स वगैरह, यहां पर कई सारी मूवीज रिलीज हो रही है आज के डेट में। तो ये एक नया फंडा भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हर जगह चीजें चेंज होने वाली है, ना कि ओनली पत्रकारिता में। पर पत्रकारिता के सामने कई सारे चैलेंज यहां पर आने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं आप लोगों को वो अब स्टूडियो के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। पत्रकारिता पब्लिक में जाकर कितना उसको चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हैं वो एक अलग फंडा होगा। बाकी यहां पर देखिए सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो वो भी एक बोल सकते हैं आप लोग। तो इंपोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ये लेटर को रिप्लाई करते हैं। यहां पर यह कार्टून इसके ऊपर नजर डालेंगे और ये कोविड-19 के केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने अभी देखा। कार्टून के बारे में देखेंगे, पर लेकिन इससे पहले यहां पर ये एक आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोगों को यहीं पर ही बताऊंगा। आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था इटली के बारे में। इटली के 2 पर्सन थे जिनके द्वारा हमारी कंट्री में केरला के 2 नागरिक को यहां पर गोली मारकर उनकी जान ले ली गई थी। ये इनके जो मैरीटाइम ऑफिसर थे इटली के, पर लेकिन हमारी कंट्री में इनको गिरफ्तार करने के बाद भी इनको कंट्री में वापस जाने के लिए कुछ टाइम के लिए इनको मोहलत दी थी और बोला था फिर इनको वापस लाना है। पर लेकिन इनको वापस लाने से इनकी कंट्री ने मना कर दिया यहां पर। तो उसके चलते केस जो था वो इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचा। जब वहां पर केस पहुंचा इंटरनेशनल कोर्ट में, तो वहां पर डिसीजन आया। डिसीजन क्या आया कि जो फिशरमैन हमारी कंट्री के जिनकी जान गई है, उन फिशरमैन को यहां पर कंपनसेशन दिया जाएगा इटली के द्वारा। और बाकी जो इनके ऊपर केस चलेगा वो इंडिया के अंदर केस नहीं चलेगा, वो इटली के अंदर ही इनके ऊपर केस चलेगा, जो भी केस चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी यहां पर गवा दी कि उनके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी थी यहां पर जो इनके खिलाफ केस चलाया जा सकता था, अपनी ही कंट्री से अगर इनको बाहर न जाने देते तो फिर कंडीशन कुछ और देखने को मिलती। एक बार बाहर निकल गया तो फिर देखिए चीजें हाथ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए हमेशा कभी भी लाइफ में चीजों को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। जैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बड़े ही ढीले ढाले स्वभाव से देखा कि हाँ चीजें सही है, कोई नहीं वापस आ जाएंगे। बड़े ही मौज मस्ती के स्वभाव में इनको इनके कंट्री में सेलिब्रेशन के लिए भेज दिया, फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करने थे। पर लेकिन अब इन्होंने वापस आने से मना कर दिया। अब कंडीशन क्या है, एक तरीके से इनको तो फायदा हुआ, अब हमारी कंट्री में इनके ऊपर अलग तरीके से केस चलता, हमारी कंट्री के रूल और रेगुलेशन से हिसाब से केस चलता। अब ये इटली में है तो इनके हिसाब से केस चलेगा, और वहां पर ये क्यों इनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में जब यहां पर जो पाकिस्तान के द्वारा अटैक किए जाते हैं, जिस भी टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा, चाहे वो पार्लियामेंट के अटैक की बात कर लीजिए, चाहे वो आप लोग मुंबई टेरर अटैक की बात कर लीजिए, कभी भी वहां पर उनको सजा नहीं दी जाती है, कभी भी उनके कोर्ट में वहां पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं की जाती है। आखिर क्यों वो अपने सिटीजन को कार्रवाई करने के लिए एक तरीके से उनके ऊपर क्यों कार्रवाई करेंगे। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी यहां पर गवा दी है, पर लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि कंपनसेशन की बात की जा रही है। तो कम से कम उस फैमिली को कंप्लीट एक अच्छे वाला कंपनसेशन यहां पर मिलना चाहिए। उसके लिए इंडिया को अब अच्छे से काम
करना चाहिए, ऐसा ना हो कि कंपनसेशन भी वो अपने हिसाब से करें, वो सारी चीजें अपने हिसाब से टैकल करें। तो ये कम से कम अब यहां पर एक एनालिसिस यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में राइटर जो है यहां पर सजेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के जो फॉलोवर हैं उनको थोड़ा सा अलग ही गलत लगेगा, पर लेकिन देखिए फैक्ट है, कई बार एक लीडर जो होता है वो कई तरीके से आप लोग समझ सकते हैं एक डेमोक्रेटिक तरीके से उभर कर सामने आता है। यानी कि पहले एक नीचे कार्यकर्ता होता है, वो समझता है चीजों को, फिर आगे चलता है, फिर चीजों को अंडरस्टैंड करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ये काफी अच्छा देखने को मिलता है। आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं यूके के बारे में। यूके में एक काफी अच्छी चीज मुझे लगती है, यूके में अगर कोई आज के डेट में एक सिपाही है, सिपाही की पोस्ट पर है, और वो आगे चलकर वो आईपीएस बनेगा या फिर कमिश्नर बनेगा, तो वहीं से प्रमोशन होकर जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में जो पोस्ट रहती है वो सिपाही की रहती है। तो होता कैसे, वो हर एक लेवल पर होता हुआ जाता है। पहले सिपाही बना, फिर दूसरे लेवल पर पहुंचा, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर पांचवें पर, तो यहां तक तब पहुंचता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसने पुलिस जो फोर्स है उसकी पूरी हायरार्की समझी है, और हर एक पोस्ट पर रहा वो उसने कुछ ना कुछ नया जाना, कुछ ना कुछ नया समझा। तो यहां से इंसान जो है ऊपर आएगा, तो वो एक तरीके से हर एक लेवल के इस बारे में समझ पाएगा। पर लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखिए, यहां पर कंडीशन क्या रहती है, यहां पर कंडीशन ये देखने को मिलेगी, ये रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लाल। अब यहां पर आज की डेट में भी जो ये कोई भी की डिसीजन होता है उसके पीछे आप लोगों को इनका हाथ देखने को मिलता है। यानी कि कहने के लिए कांग्रेस का हाथ दिख रहा है सामने, पर लेकिन बैकग्राउंड में इनका हाथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इनके चलते यहां पर क्या होता है, इनके जो डिसीजन होते हैं वो बड़ी ही अफरा तफरी वाले डिसीजन होते हैं। बैक स्टेज में क्या चल रहा है वो ये डिसाइड करते हैं, पर सामने दिखता है कि पूरी एक डेमोक्रेटिक चीजें चल रही हैं, जो कि सही तरीके से चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। बार बार इनको लीडर की तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, पर लेकिन ये हर बार नाकाम रहते हैं एज ए लीडर की तरीके से अपने आप को दिखाने में। तो क्यों ना कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक तरीके से कोई अच्छा लीडर निकाल के आए। कांग्रेस पार्टी में और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको लीडर के तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। आखिर इन्हीं को लीडर की तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश क्यों की जा रही है बार बार। तो वही बातें हैं। तो देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग का क्या मानना है इसके बारे में, आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। देखिए फालतू की चीजें मत लिखिएगा, एक प्रोडक्टिव राय दीजिएगा। जिस तरीके से पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि डेमोक्रेटिक तरीके से क्या, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पार्टी के अंदर आज की डेट में डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर टिकी रहती है कई बार पॉलिटिकल पार्टी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके बारे में बोल रहा हूं कि थोड़ा सा सोचिएगा जरूर। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाले हैं और कई सारी चीजें आप लोग यहां पर देखेंगे। बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा ये है कि अगर आप लोग ये चीजें समझेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे एग्जाम में। इसी के साथ में प्रीलिम्स मेंस में फायदा होगा, इंटरव्यू में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है फायदा होगा, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंडिया के अंदर तो आप लोगों को ये फायदा पहुंचाने वाला है, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं होता है, वो हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बातें यहां पर डिस्कस की जा रही है। बात की जा रही है वन नेशन वन वोटर आईडी के बारे में। आप लोगों ने वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में सुना है, ठीक है। वन नेशन वन कार्ड के बारे में सुना है, वन नेशन वन टैक्स के बारे में सुना है। तो इस तरीके से वन नेशन वन वोटर आईडी के बारे में बात की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों बोला गया, तो उसके लिए आप लोग समझिए। अगर आज के दिन में आप लोग रहने वाले पंजाब के हैं, ठीक है, और आप लोग काम करने के लिए तमिलनाडु में गए हुए हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपके स्टेट के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और आप लोग वोट डालने के लिए यहां पर स्टेट के अंदर आओगे। इवन अगर जनरल इलेक्शन भी अगर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो ये नहीं होगा कि आप लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालने के लिए आओगे, क्योंकि इतना खर्चा आ जाएगा वहां पर और उसके बदले आप लोगों को क्या मिलने वाला है वो उसकी अहमियत जो है कई सारे लोग नहीं समझ पाते हैं हालांकि, पर लेकिन एग्जैक्टली वो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को यहां पर क्या एक तरीके से स्टेप उठाना चाहिए। बेसिकली है क्या, अगर कोई पर्सन यहां से वोट डालने के लिए यहां पर आता है और कल को जिसको वोट डाली, अब सोचिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन जीत कर नहीं आए, ठीक है, तो उसकी पार्टी हार भी गई है, तो इसका आना बेकार हो गया। इसीलिए कई बार जो माइग्रेंट वर्कर रहते हैं, इस तरीके के जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं और जो काम कर रहे होते हैं वो वोटिंग में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए यहां पर कई बार कंडीशन ये रहती है कि बहुत सारे जो वोटर होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने अभी वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में बात की कि आप लोग कंट्री में किसी भी राज्य में क्यों ना हो, सेंटर के द्वारा जो स्कीम चलाई जाती है उनका फायदा आप लोगों को हर एक राज्य में देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से वन नेशन वन वोटर आईडी भी यहां पर होनी चाहिए, ताकि आप लोग यहां पर जो बैलेट पेपर होता है बेसिकली उसको पोर्टेबल कर सके। यानी कि अगर कोई पर्सन यहां पर रहने वाला पंजाब का है और वो गुजरात में जॉब कर रहा है, तो कम से कम उसको वहां पर वोट डालने का हक मिले, वो अपने वोट का जो राइट है उसको यूज कर सके। तो ये बोलने की बात की जा रही है। आर्टिकल के अंदर चलता हूं, कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिससे आप लोग क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले तो ये कोटेशन आप लोगों के सामने है, थॉमस जेफरसन, ये एक डिप्लोमेट्स थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जिनके द्वारा ये बातें बोली गई है। वी डू नॉट हैव गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी, हमारे पास में वो गवर्नमेंट नहीं होती है जो मेजोरिटी की है। वी हैव गवर्नमेंट बाय द मेजोरिटी हु पार्टिसिपेट, यानी कि उसकी पावर होती है, उसकी गवर्नमेंट होती है जो पार्टिसिपेट करता है। यानी कि
आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, आप लोग किसी के साथ में बहस होगी आप लोग की, आप लोग के साथ में कई सारे दोस्त हैं, ठीक है, खड़े हुए हैं कई सारे दोस्त आप लोग के साथ में, पर लेकिन जब एक्चुअल में लड़ाई हुई तो उसमें से एक बचा हुआ है, वो आपको साथ में लड़ रहा है, उस जो पर्टिकुलर आपके दुश्मन थे, बाकी के सब छोड़ के भागे। तो पार्टिसिपेट किसने किया? एक बंदे ने किया। खड़े हुए कौन थे? 100 बंदे खड़े हुए थे, तो उन 100 में से जो 99 बंदे हैं उनका तो कोई मतलब नहीं रह गया, अब पार्टिसिपेट करने वाला एक बंदा है, तो इसलिए पार्टिसिपेटिव मेजोरिटी होती है, ना कि यहां पर एक तरीके से बस मेजोरिटी होती है। तो इसलिए यहां पर जो बात की जा रही है, एवरी वोटर जो पार्टिसिपेट करता है, देखिए कहने का मतलब क्या है यहां पर, वो समझिएगा आप लोग थोड़ा सा। आप लोगों ने जैसे यहां पर कोई ए पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, ठीक है, अब यहां पर समझिएगा आप लोगों ने ए पर्सन को वोट दी, ठीक है, और कुछ लोगों ने बी पर्सन को वोट दी। अब जीतकर कौन आ गया? जीतकर आ गया यहां पर ए पर्सन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी पर्सन की जो वोट है वो एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर फोकस नहीं करेगी, गवर्नमेंट का फोकस इनके ऊपर भी रहेगा। रीजन क्या है? यहां पर इनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया, इनके द्वारा भी वोट डाली गई है, तो एक तरीके से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, यहां पर मेजोरिटी उन्हीं की होती है, एक तरीके से गवर्नमेंट पार्टिसिपेटिव लोगों की होती है जिन्होंने वोट डाला है, भले ही उनके जिस कैंडिडेट को वोट डाला है उनका कैंडिडेट हार गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यही होता है बेसिकली इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, यही होता है एक डेमोक्रेसी जो कि एक तरह से इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी है। तो यही समझाने की बात की गई कि जो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी डेमोक्रेसी होती है, भले ही उनका कैंडिडेट क्यों ना हार जाए। अब जो भी गवर्नमेंट चुनकर आ रही है वो उसकी तो होगी नहीं कि जो पर्टिकुलर बंदा है जो जीता है, नहीं, वो सबकी गवर्नमेंट होगी। आज के दिन में मान लीजिए आप लोगों ने वोट दी थी कांग्रेस को, पर जीत गई बीजेपी, तो अब यहां पर बीजेपी की पावर में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उनकी गवर्नमेंट नहीं है जिन्होंने इनको वोट नहीं दिए, अब पूरी कंट्री की वोट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोला जाएगा उनको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ उनका नहीं बोला जाएगा जिन्होंने वोट दिए। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझिए जो कि इंपॉर्टेंट है, वही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के चलते आज के दिन में आप लोग देखिए कोविड-19 ने एक नई सिचुएशन तैयार कर दी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में जो 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट का जुगाड़ करेंगे, यानी कि वो जहां पर भी है वहीं से ही अपनी वोट जो है वो पहुंचा सकते हैं जिसको भी उनको वोट देनी है। क्योंकि रीजन ये है यहां पर नोवल कोरोना वायरस का जो रिस्क देखने को मिल रहा है, ये माना जाता है कि जो थोड़ी एज के ज्यादा लोग हैं उनके ऊपर इसका काफी खतरनाक इंपैक्ट पड़ेगा। अब तक क्या होता था हमारी कंट्री में? अब तक यहां पर ये होता था कि जो डिसेबल सिटीजन है या फिर अबव 80 है, यानी कि कोई डिसेबल सिटीजन है, चल नहीं पाता, या फिर 80 साल से ऊपर है, तो अब तक उनको ये हक था, पर लेकिन अब 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको भी ये हक दिया जाएगा। तो आप लोग ये समझिए कि क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में कि अब तक जो है हमारी कंट्री में 65 साल से ऊपर के लोगों को यहां पर पोस्टल बैलेट का हक दिया जाता था, पर लेकिन ये 65 नहीं है, ये 80 साल से ऊपर तक का था, अब 65 किया जा रहा है इसको, ठीक है। अब तक जो थे वो डिसेबल सिटीजन और 80 साल से ऊपर के लोगों को यहां पर ये बेसिकली हक दिया जाता था। पूछा जाएगा कौन यहां पर ये इस तरह की पावर रखता है, तो हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये पावर रखता है, ठीक है। कौन है आज के दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जरा बताइए तो सही, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ये चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार आप लोगों से माइंड में आप लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इनको माइंड में रखेंगे तो अच्छे से आप लोग आंसर दे पाएंगे। पोस्टल बैलेट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर बात की जा रही है कि देखिए इससे ये होगा कि एक रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो पाएगा, जो ओल्ड एज पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, क्योंकि बूथ पर उनको जाना नहीं पड़ेगा, अपने घर से ही वो एक तरीके से वोट डाल सकते हैं। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं। ये बोला जा रहा है कि इनिशिएटिव काफी अच्छा है, वेलकम स्टेप है, अच्छी बात है, एक तरीके से क्लैपिंग करने वाला डिसीजन है। पर लेकिन आखिर ये जो डिसीजन है ये बेसिकली 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही क्यों, ये डिसेबल लोगों के लिए ही क्यों? एक और यहां पर एक ऐसा सेक्शन सोसाइटी का जिनके लिए आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो है माइग्रेंट वर्कर। तो माइग्रेंट वर्कर के लिए भी आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि सोचने वाली बात है। अगर माइग्रेंट वर्कर के लिए आप लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर एक गलत बात यहां पर हो गई। रीजन क्या है? रीजन ये कि माइग्रेंट वर्कर मान लीजिए कोई गरीब तबका है, वो कहीं काम करने के लिए गया हुआ है जैसे तमिलनाडु में, या फिर वो मान लीजिए एक पर्सन है कोई अंडमान निकोबार में काम करने के लिए गया हुआ है। अंडमान निकोबार में जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अंडमान निकोबार गया था घूमने के लिए, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे थे वहां पर जो बिहार के लोग भी काम कर रहे थे वहां पर, ठीक है, तमिलनाडु के लोग बहुत सारे काम कर रहे थे। तो जब मैंने बातें की कई सारे लोगों से, वहां पर एक बंदा ऐसा था जो कि वहां पर उस टाइम पर काम कर रहा था, उसके द्वारा बोला गया कि जो तमिलनाडु के लोग हैं उनका ज्यादा यहां पर दबदबा रहता है, ठीक है, बिहार के जो लोग हैं उनको ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो ये कंडीशन क्या रहती है, क्योंकि नियर क्या हो गया, यहां पर फैसिलिटी कहां से जा रही है, तमिलनाडु से जा रही है। अब मान लीजिए वोट डलने वाली है, ठीक है, अब वोट डलने वाली है, ये पर्टिकुलर बंदा यहां पर काम कर रहा है, अब यहां से ये यहां पर कहां पर आएगा वोट डालने के लिए? बिहार में तो ये वोट डालने के लिए आएगा नहीं। अगर बिहार में अगर वोट डालने के लिए यहां पर आएगा ये, तो इसको एक तरीके से जाने के बाद में ये भी जरूरी नहीं है कि वापस इसको यहां पर जॉब मिल सकती है। तो ये जो कंडीशन आप लोग यहां पर मैप में देखिए, यहां पर अगर कोई यहां पर अंडमान निकोबार पर गया हुआ है, ठीक है, या तो यहां से कहां से आएगा, वेस्ट बंगाल से आएगा, उड़ीसा से आएगा, या फिर यहां पर आंध्र प्रदेश से आएगा, या फिर तमिलनाडु से आएगा, ठीक है। अगर कोई बंदा यहां से बिहार से गया हुआ है, एक तो बंदे को जैसे तैसे लेकर यहां पर जॉब मिली है, अब वो जहां से आएगा वोट डालने के लिए, तो छुट्टी मांगेगा सामने वाले से, छुट्टी मांगने के बाद में वापस जाएगा, तो एक तरीके से इसकी जगह हो सकता है तब तक किसी और को वोट काम पर रख लिया जाए। तो कंडीशन क्या होगी, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है इस तरीके से वोट डालने के लिए कम से कम एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएगा। इतना हो सकता
लगता है कि हाँ आसपास में ही कहीं रह रहा तो एक बार को चलो भैया वोट डाल आते हैं, पर लेकिन कोई नहीं सोचता कि फालतू में क्यों एक तरीके से इतना ज्यादा रिस्क लिया जाए। अगर ये समझिए कोई पर्सन पूरी कंट्री में कहीं पर भी है, अगर उनको वोट डालने का हक मिल जाए कि आप लोग वोट डाल सकते हैं जिस भी कैंडिडेट को आप लोग वोट डालनी है, तो ये कितना अच्छा रहेगा। पर लेकिन ये बोलना इतना आसान है, चीजें आसान नहीं होती है, फिर घपले भी इतने ही ज्यादा होने लगते हैं, पता नहीं कहां कहां से कौन कौन किस किस की वोट डाल रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी ऑर्गेनाइज फिर करनी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी यहां पर बात की जा रही है। तो हल्का सा पहले समझ लेते हैं क्या क्या कंडीशन है, आखिर लोग जो है वो माइग्रेंट वर्कर क्यों बनते हैं। इंटरनल जो माइग्रेशन हमारी कंट्री में होता है, जो माइग्रेंट वर्कर बनते हैं, तो आज के में 3.9 करोड़ के करीब हमारी कंट्री में माइग्रेंट वर्कर है। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 14 करोड़ के करीब हमारी कंट्री में माइग्रेंट वर्कर है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बोल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2017 उसके द्वारा बोला गया था कि हमारी कंट्री में जो थर्ड ऑफ इंडियन लेबर फोर्स है वो यहां पर नियरली माइग्रेंट वर्कर से निकल कर आती है। क्या क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हुए नजर आएंगे, डोमेस्टिक वर्क आएंगे, घर के काम करते हुए नजर आएंगे, पोछे लगाने वाले, जो कूड़ा करकट उठाने वाले या खाना बनाने वाले, ठीक है, जो भट्टे पर काम करने वाले होते हैं जैसे कि ईंट बनाने वाले, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। माइंस में काम करने वाले होते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करने वाले होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड एटीएम के अंदर में, किसी बिल्डिंग के बाहर, किसी कॉलोनी के बाहर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चरल लेबरर होती है, जैसे मैंने भी बताया था, हमारे यहां पर भी घर पर काम करे थे, वो बंगाल से आए हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि काफी एक तरीके से जो लोग होते हैं वो माइग्रेंट वर्कर की तरीके से काम करते हैं। पर लेकिन अब जो है यहां पर उनके एक तरीके से सबसे पहले तो ये होगा कि सब अब अपने घर जा रहे हैं, अब वहां से आने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी बन गई कोविड-19 के चलते। हर एक पर्सन ये चाहता है कि कभी ना कभी बीच में साल में एक बार अपने घर जाए, क्योंकि जब यहां पर सेटल डाउन हो जाते हैं तो उनका यह रहता है कि नेटिव विलेज में, टाउन में भी वो जाएं अपना काम कंप्लीट करने के बाद में, या फिर सीजन जब उनका खत्म हो जाता है। मान लीजिए जब ईंट बनती है, ईंट कब बनती है, जब बारिश का मौसम नहीं रहता है। अब बारिश के मौसम में थोड़ी ना ईंट बनाई जाएगी, क्योंकि डेली दूसरे तीसरे दिन बारिश होती है तो सारी ईंटें बर्बाद हो जाती हैं। तो इसलिए जो यहां पर जो भट्टे पर काम करने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं अपने घर चले जाते हैं यार इस टाइम पे। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब ऑफ सीजन होता है तो कोशिश करते हैं अपने घर पर जाकर ही कोई काम देखें आसपास वाले एरिया में। पर लेकिन कोविड-19 ने सिचुएशन ऐसी कर दी है कि अब कोई वहां पर बिना एक तरीके से निकलने की कोशिश नहीं करेगा। उनको लगेगा कि यार सही तरीका नहीं है, पता चला फिर से फंस जाएं, जैसे तैसे आप अपने घर पहुंचे हैं। तो ये बातें हैं। तीसरी जो सबसे खतरनाक कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिलती है वो ये है कि सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है इनका किया जाता है। तो एक्सप्लॉयटेटिव जो लो वेज जो जॉब आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से बहुत कम पैसा दिया जाता है माइग्रेंट वर्कर को, क्योंकि उनको पता है कि काम करेंगे कहां जाएंगे आखिर भागकर। ठीक है, लैक ऑफ आइडेंटिटी, कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं रहती है। अगर लिविंग कंडीशन देखोगे तो इतनी बुरी रहती है कि सोचने के लिए भी यहां पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं जो हमारे यहां पर ये काम करते थे, इनकी सिचुएशन ये थी कि ये बोलते थे कि किसी के भी वहां पर काम करा लो पर रहेंगे आपके ही। यानी कि कहने का मतलब ये कि थोड़ी सही कंडीशन इनको यहां पर मिल जाती है। खाना जो था, जो हम लोग खुद खाते हैं खाना, वही खाना उनको दिया करते थे। तो इस तरीके से उनको जब भी किसी के यहां पर ऐसा होता ना, तो कि हमारा काम मान लीजिए खत्म हो गया, ज्यादा काम नहीं है, तो अब किसी और के वहां पर काम कर लो, तब तक आप लोग यहां पर हो, ताकि आप लोगों को एक तरीके से फ्री आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो किसी के वहां पर वो काम करने चले जाते थे। तो देखिए हम तो क्या होता था, वो वहां पर आखिर मतलब काम किसी के भी वहां पर करना जा रहे हैं, पर लेकिन आके सोना और खाना जो होता था उनका बेसिकली वो हमारे ही होता था। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कंडीशन समझ सकते हैं पर्सन की। तो कहने का मतलब यहां पर ये, अगर कोई काम करने आ रखा है तो उसको एज ए फैमिली का मेंबर आप लोग समझिए। उसको ऐसा नहीं है कि उसको नौकर समझ रहे हैं। अगर एक तरीके से उसको नौकर की तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो आप लोग उसको एक ना तो अच्छा खाना दोगे, ना ही उसको रहने की फैसिलिटी अच्छी दोगे, तो फिर देखिए प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए जो हमारे यहां पर ये लगे हुए हैं, ये वर्कर जो यहां पर लगे हुए हैं काम करने के लिए, ये पिछले 7-8 साल से, बंगाल से 7-8 साल से वो हमेशा हमारे यहां पर आते हैं। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन उनको फेवरेबल मिल रही है। वरना क्या होता है, एक साल काम करके भाग जाते हैं, उनको लगता है कि यार खाना नहीं मिल रहा है, रहने के लिए कंडीशन नहीं मिल रही है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को भी सुधारनी पड़ेगी। यानी कि जो काम देने वाले लोग हैं ना, उनको समझना पड़ेगा कि ये आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, तब तक देखिए ना तो काम अच्छा चलेगा, क्योंकि काम करने वाला अगर खुश नहीं होगा तो दिल से काम नहीं करेगा, और दिल से काम नहीं करेगा तो इनडायरेक्ट वे में किसका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से कम उसको ऐसे रखना है कि उसको लगे कि हाँ यार एक अच्छी जगह रह रहा हूं, और दिल खुलकर काम करे, और एक तरीके से एक अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय करे, वो इस तरीके से। ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जब तक काम में मजा नहीं आएगा तब तक काम नहीं रहता है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग। इसी के साथ में कोई उनको वेलफेयर स्कीम नहीं दी जाती है। जिस राज्य के वो रहते हैं वो राज्य में तो वो है नहीं, आजकल में किसी दूसरे राज्य में गए हुए, अब वो राज्य जिस राज्य में है वो राज्य उनको फोकस नहीं देता है। तो ये भी सोचने वाली थोड़ी बात हो जाती है। नेक्स्ट, यहां पर वोटिंग राइट भी उनको नहीं मिलता है। अगर ऐसा हो कि वो किसी भी राज्य में यहां पर रह रहे हैं और उनको वोट डालनी है, वोटिंग राइट उनको दिया है, तो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं कम से कम एक अच्छी चीज यहां पर देखने को मिलती है। तो माइग्रेंट वर्कर जो है वो एक तरीके से कंप्लीटली उनको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि होम स्टेट में होते नहीं, और जो होस्ट स्टेट है जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर उनको कोई फोकस देता नहीं।
अब अगर यहां पर राज्य के अंदर कोई इलेक्शन है, इनको वोट डालना है, तो यहां पर इनको भूल जाते हैं, तो फॉरगेटन वोटर की कैटेगरी में इनको रख दिया जाता है। ये वोट डालने आ ही नहीं पाते हैं इलेक्शन के डे पर अपने वाले एरिया में जहां पर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो इनकी वोट बैंक है उनको वर्दी भी नहीं माना जा रहा है यहां पर, इसलिए यहां पर इनको इग्नोर किया जा रहा है। अगर इनके वोट बैंक को वर्दी माना जाता है तो इसलिए यहां पर इसके ऊपर कोई ना कोई रिजल्ट अब तक जरूर निकल कर आता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट है वो जी किसके ऊपर रही है, वो वोटों के ऊपर जी रही है। अगर वोट यहां पर प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रही है तो फिर कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो इसलिए यहां पर इनको कंप्लीटली कई बार इग्नोर किया जाता है, जो कि एक गलत तरीका है। यहां पर ऐसे इग्नोर नहीं होना चाहिए। इंटरनल जो माइग्रेंट वर्कर है यहां पर एक तरीके से कई बार यहां पर यह रहता है कि जहां पर वो काम करते हैं, ठीक है, अगर उनको वहां पर इनरोल करने की भी कोशिश की जाए तो उनके पास में रेजिडेंस कोई प्रूफ देने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि एक तरीके से अगर रेजिडेंट प्रूफ उनके पास में हो जाएगा तो एक तरीके से वो इनरोल कर सकते हैं। तो यह भी सबसे बड़ी कंडीशन रहती है। जब यहां पर आप लोगों को पता है अगर कहीं बाहर आप लोग जाते हैं तो अकाउंट खोलना भी काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये बोलते हैं कि लोकल एरिया में अकाउंट खुलवाओ, जैसे तैसे जुगाड़ कर अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। तो ये चीजें मैंने खुद फेस की हैं, इसलिए मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में बता पा रहा हूं। स्टार्टिंग में जब मैं दिल्ली में था तो मैंने अकाउंट जब खुलवाया था तो काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली थी, ठीक है। तो बोला कि लोकल एरिया में जाकर अकाउंट खुलवाओ, तो लोकल एरिया में जाकर तो अकाउंट खुलवाना है भैया, वहीं पर ही रह लेंगे, फिर जाकर यहां पर क्या कर रहे हैं। तो सिचुएशन ये रहती है कि काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर नॉर्मली देखने को मिल जाती है। तो कंडीशन ये है। इसी के साथ में जो सीजनल माइग्रेंट वर्कर होते हैं उनके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो वो तो मैंने बता ही दिया कि वो घर पर अफोर्ड नहीं कर सकते जाना इस तरीके से, क्योंकि वो सीजन खत्म होने पर ही घर जाएंगे। तो उस टाइम पर यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। होस्ट स्टेट जो है उनको कंप्लीटली इग्नोर करता है, जो उनको यहां पर काम दे रहा है, और जो उनका नेटिव स्टेट है वो यहां पर एक तरीके फोकस दे नहीं रहा है उनको, भले ही वो वहां पे घर से कमा के पैसे यहां पर भेज रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप लोगों को इनके ऊपर फोकस देना पड़ेगा, खासकर जिस तरीके से लोकल पॉपुलेशन के ऊपर फोकस देते हैं इस तरीके से माइग्रेंट वर्कर को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, खासकर वोटिंग टाइम के ड्यूरेशन में। पर लेकिन कंडीशन इसके अपोजिट रहती है। ऐसा भी यहां पर रहता है कि लोकल लोग ये सोचते हैं कि हमारी जॉब खा रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से भी इनको ट्रीट किया जाता है गलत तरीके से। तो अब टास्क किसके सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। एलिजिबल वोटर की कैटेगरी में अगर बात करें यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो हमारी कंट्री में यह बात की जा रही है 91.05 करोड़ रजिस्टर वोटर हैं, ठीक है, जिसमें से जो 67.4% के करीब अभी यहां पर वोट डाली गई जनरल इलेक्शन में, यानी कि 61 के करोड़ के करीब यहां पर वोट डाली गई। तो अच्छी बात है। अब यहां पर यह देखिए जो माइग्रेंट वर्कर है इस पर्टिकुलर सेक्शन का, उसको आप लोग कितने अच्छे से पार्टिसिपेट यहां पर करा रहे हैं, उसको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग यहां पर दे रहे हैं ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके, चाहे कंट्री में कहीं पर भी क्यों ना हो, अपने वोटिंग राइट को यूज कर सकें। तो इसके ऊपर आप लोग क्या राय देना चाहेंगे? अगर आप लोगों से एक कंक्लूजन लिखने के लिए बोला जाए, एक सजेशन मांगा जाए, तो आप लोग क्या राय देना चाहेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को माइग्रेंट वर्कर को काउंट करना चाहिए? अगर हाँ तो किस तरीके से आप लोग उसको लेकर चलोगे, ठीक है, तो आप लोग उसके ऊपर एक सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर, ये काफी अच्छा आर्टिकल बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जो बेसिकली बोला गया है कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी लेह में पहुंचे। आप लोगों को मैंने पिक्चर भी दिखाई थी उस दिन। तो यहाँ पर इनके द्वारा इंडिया, चाइना और वर्ल्ड कम्युनिटी सबके लिए मैसेज दिया गया है। तो मैसेज क्या है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या क्या बातें बोली गई यहाँ पर। बेसिकली कहां पर थे यहाँ पर, ये निमू नियर ले जो है वहां पर आप लोगों को देखने को मिले, जिनके द्वारा यहाँ पर ये 14th कोर्प्स जो हेडक्वार्टर है वहां पर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। बेसिकली जो हॉस्पिटल में एडमिट है कई सारे लोग हमारे, जो गालवान वैली के अंदर में 15 जून के अंदर जो अटैक देखने को मिला, 20 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। अच्छा, अभी कमेंट आप लोग पढ़ रहा था तो देखिए कैसी कैसी चीजें आप लोग बेसिकली कई बार, मतलब मैंने वहां पर लिखा नॉर्मली शहीद हो गए, ठीक है, तो बोला गया कि सर शहीद मत बोला करो, वीर गति को प्राप्त हो गए ये बोला करो, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अगर आप लोग को अच्छा लगता है, दोनों ही शब्द अपनी जगह सही हैं। वीर गति को प्राप्त होना एक तरीके से लड़ाई में नॉर्मली वर्ड ज्यादा बेटर लगता है अगर बोला जाए तो, ठीक है, क्योंकि लड़ाई के टाइम एक तरीके से चीजें हुई हैं, ठीक है। आप लोगों ने महाभारत में भी सुना होगा कि जो अभिमन्यु है वो वीर गति को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ड सही है, अच्छा लगा मुझे भी। चलिए इसको यूज किया करेंगे, कोशिश करूंगा कि जब भी याद आए, अगर कभी ऐसा होता है कि गलती से फिर भी मैंने शहीद यूज किया तो आप लोग बता सकते हैं उसको, ठीक है। तो वीर गति को प्राप्त होना इसको बोला जाएगा लड़ाई के टाइम पर। तो यहां पर जो बेसिकली हमारी कंट्री के जो जवान थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, उसमें देखा कि कई सारे जो लोग जवान थे हमारे वो यहां पर इंजर्ड भी हो गए। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अगर चाइना के बारे में आप लोग बात करते हैं तो चाइना के सामने स्टैंड ऑफ हमारा बना रहा काफी लंबे समय तक। तो इस तरीके से यहां पर काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो सिचुएशन क्या बनी एट द एंड ऑफ द डे? सिचुएशन ये बनी कि दोनों कंट्री अभी यहां पर बात करने के लिए तैयार हैं, पर लेकिन फिर भी आज की डेट में अगर आप लोग देखें यहां पर जो चाइनीज जो पीएलए है इसको बोलते हैं यहां पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, पीएलए बोला जाता है, ठीक है, पिल्ला बोल सकते हैं आप लोग ऐसे। चलिए कोई नहीं, याद रखिएगा इसके बारे में। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोग को यहां पर पता होनी चाहिए।
जो सबसे बड़ी यहां पर जो बेसिकली बातें सुनाई गई वो सुनाई गई चाइना को। चाइना आज के डेट में हर एक कंट्री के साथ में कोई ना कोई कंडीशन देख रही है। चाइना का डिस्प्यूट इंडिया के साथ में, चाइना का डिस्प्यूट साउथ चाइना सी में, चाइना का डिस्प्यूट रशिया के साथ में, चाइना का डिस्प्यूट भूटान के साथ में, चाइना का डिस्प्यूट वियतनाम के साथ में। हर एक कंट्री के साथ में चाइना एक तरीके से अपनी जो एक्सपेंशनिज्म की जो नीति है, यानी कि अपने एरिया को बढ़ाना, उसके ऊपर फोकस देता है। तो सबसे पहला जो कमेंट किया गया हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, यही बात बोली गई कि ये जो आप लोग का जो अपना एरिया बढ़ाने का, यानी कि जो एक्सपेंस करने का जो आप लोग का जो एक तरीके से हरकतें अब तक चलती आ रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है, वो एज खत्म हो चुकी है। अगर आप लोग यहां पर इस तरीके की हरकतें करोगे तो उसका जवाब आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो एक तरीके से जो सदी चल रही है वो इवोल्यूशन की यहां पर सदी चल रही है, डेवलपमेंट की सदी चल रही है, विकास की सदी यहां पर चल रही है। तो जो आप लोगों का यहां पर ये विस्तारवाद था वो यहां पर एक तरीके से ओवर हो चुका है। एक्सपेंसिज्म जो आप लोगों का यहां पर था वो खत्म हो चुका है। तो एक तरीके से अब तक यहां पर यह भी बोल दिया गया इनके द्वारा कि जो हरकतें यहां पर एक तरीके से चाइना के द्वारा की गई है वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए भी काफी बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचा कर गई है अब तक का, अगर आप लोग देखिए तो। कहने का मतलब यहां पर यह कि खूब दबाकर कमेंट किए गए चाइना के ऊपर, लेकिन चाइना का नाम यहां पर नहीं लिया गया। यही होती है पॉलिटिकल कमेंट। पॉलिटिकल कमेंट में जब भी इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर कमेंट करते हैं तो कभी भी एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, इनडायरेक्ट वे में यहां पर कमेंट किए जाते हैं, जो कि यहां पर बेसिकली चीजें देखने को मिलती हैं। तो बीजिंग के बारे में बात की जा रही है कि जिस तरीके से टेरिटरी को लेकर एग्रेशन वो दिखाते हैं कि ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरी टेरिटरी है, यानी कि इनका ये तरीका है कि जहां पर वैसे नहीं तो बस में जा रहे हैं तो बस में एक सीट खाली पड़ी है, उस पर अपना बैग रख दिया, रुमाल रख दिया, ठीक है, या पेन का कैप रख दिया कि ये मेरी सीट है। ऐसा लगता है कि उसने बहनावा करा लिया उस जगह का, वो उसने खरीद लिया। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो चाइना का भी यही कंडीशन है, जहां एक बार घूमकर आ जाते हैं उनको लगता है कि हम तो घूम गए, यहां किसी ने रोका नहीं है, तो ये मेरा एरिया हो गया। तो ये हरकतें चाइना की देखने को मिलती है। और चाइना की हरकतें सेंट्रल एशिया के अंदर आप लोग देख लीजिए, साउथ चाइना सी के अंदर देख लीजिए, तो ये काफी बड़ी बात है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर सबसे बड़ी बात जो बोली गई वो कमेंट किया गया, वो किया गया इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट थे चाइना के लीडर। यानी कि जब यूके ऑल ओवर वर्ल्ड पे राज कर रहा था, अंग्रेज ऑल ओवर वर्ल्ड पे राज कर रहे थे, तो उस टाइम पर चाइना के लीडर भी उनकी निंदा कर रहे थे। और जब वो उनकी निंदा कर रहे थे, जब वो अपने एरिया को बढ़ा रहे थे, आज वही हरकतें जब खुद कर रहे हैं, तो यहां पर चीजें इसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। यानी कि कोई और करे तो गलत है और तुम करो तो सही है, तो वो बातें यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। तो वही बातें हैं यहां पर, अगर ये गलती एक तरीके से जो यूके वाले कर रहे थे तो यहां पर इनको बुरा लग रहा था कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे थे, ऑल ओवर वर्ल्ड को अपना गुलाम बना रहे थे। अब सेम हरकत चाइना कर रहा है, दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनको बुरा लग रहा है। तो अब यहां वो ये इनको अच्छा लग रहा है जब खुद ये हरकतें कर रहे हैं। तो यही बात यहां पर बोली गई इंडायरेक्ट वे में मोदी जी के द्वारा बोला गया कि इंपेरियलिज्म जब यहां पर वो कर रहे थे उस टाइम पर तुम्हारे लीडर उनकी निंदा कर रहे थे, पर लेकिन आज के में अब तुम खुद कर रहे हो, अब क्या। तो इसी के चलते यहां पर एक तरीके से सही तरीका यहां पर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि काफी अच्छे से यहां पर जो मैसेज इनके द्वारा दिया गया है वो हमारी कंट्री के अंदर भी और चाइना के अंदर भी बहुत अच्छे से मैसेज इनके द्वारा पहुंचा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात यहां पर बोली गई है, जो टाइम ड्यूरेशन है यहां पर इनका ये घूमने का, ये बड़ा सही है। यानी कि ये जिस टाइम यहां पर पहुंचे हैं, ये बड़ा सही टाइम है। यहां पर अभी कंडीशन जो है वो काफी खतरनाक लेवल की चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में। तो कम से कम हमारे जो सैनिक है उनका मोराल बढ़ेगा, यहां पर वो भी एक तरीके से अच्छे से काम करेंगे। तो ये एक अच्छा टाइम आप लोग बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहां पर एड्रेस किया गया अदर कंट्री को भी कि हमारी कंट्री जो है यानी कि इंडिया जो है वो पीस और विद ब्रेवरी, यानी कि हम लोग शांति चाहते हैं, पर लेकिन इसका मतलब नहीं है कायर है, हम लोग बहादुर हैं। कोई अगर ऐसी हरकतें करेगा तो हम डटकर सामना करेंगे, तो ये बोला गया। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग आपसे बातें नहीं करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर हम लोग कोई भी डिसीजन लेंगे, यानी कि आपसे भी डिस्कस करेंगे अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो डिप्लोमेटिक ऑप्शन है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी एक्शन लेंगे वो तभी लेंगे जब सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शन एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, जब कोई कंट्री हमारे से सहमत नहीं होगी, तब हम लोग कुछ करने के बारे में सोचेंगे। यानी कि सबको साथ में लेने की बात एक तरीके से बोल दी गई है। यहाँ पर डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी यहाँ पर एक तरीके से बोल दिया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो हमारी कंट्री की प्रायोरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का। तो अपनी कंट्री के लिए भी यहां पर इनडायरेक्ट वे में इनके द्वारा बातें बोल दी गई है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हर एक लेवल पर इनके द्वारा अपनी जो बातें हैं वो पहुंचा दी गई है। फाइनली सोल्जर के लिए देखिए यहां पर चाइना को बात बोल दी गई है, इंडिया को बात बोल दी गई है, ठीक है, वर्ल्ड को बात बोल दी गई है। अब इसी के साथ में सोल्जर को भी इनके द्वारा काफी अच्छे से यहां पर एक तरीके से प्रोत्साहन दिया गया। तो जो सोल्जर अभी यहां पर वीरगति को हमारे प्राप्त हुए हैं 20 सोल्जर, उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं, तो जैसे क्लैश वहां पर देखने को मिला गालवान वैली के अंदर, तो उसकी कंडीशन काफी खतरनाक थी। अब यहां पर जो बेसिकली ये सारे एक्सपेक्ट कवर किए गए इनके द्वारा, तो उसके लिए वेलकम यहां पर इनके द्वारा बेसिकली देखने को मिलता है कि काफी अच्छी बात बोली गई है। ये अच्छी बात है जिस तरीके से इनके द्वारा स्टेप उठाए गए हैं। तो एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में अगर आप लोग देखेंगे तो टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई था इंडिया और चाइना के बीच में, पर लेकिन उस टाइम पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा एक गलत स्टेटमेंट भी दी गई थी। वो गलत
गलत स्टेटमेंट आप लोगों को मैंने यहां पर समझाई भी थी। उस टाइम पर कार्टून भी आया था हमारी कंट्री में, यहां पर द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में। इसमें बोला गया था इनके द्वारा, कभी तो बोला था कि कोई भी चाइनीज जो है वो हमारी टेरिटरी में नहीं है। रीजन क्या है, ऐसा लग रहा था झूले पे झूल रहे हैं, यानी कि चाइना वाले इधर आते हैं झूले पर फिर वापस चले जाते हैं। तो बोला गया था इनके द्वारा, यहां पर जो स्टेटमेंट यूज की गई, नाइदर हैज एनीवन जो ट्रांसग्रेस्ड यानी कि हमारी कंट्री के अंदर आया, नोर एनीवन इनसाइड इंडियन टेरिटरी, यानी कि नो तो हमारी कंट्री के अंदर कोई आया, नहीं कोई इंडियन टेरिटरी में है, ऐसी स्टेटमेंट इनके द्वारा दी गई। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट थी ये चाइना के न्यूज़पेपर में छापी गई, जो प्राइम मिनिस्टर जी की स्टेटमेंट थी उनके द्वारा बोला गया। जब उनका प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहा है कि उनकी कंट्री में कोई चाइनीज नहीं घुसा है, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि हम उनकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करें, हम उनकी टेरिटरी में घुसे हुए हैं। तो वो स्टेटमेंट थी वो कहीं ना कहीं उसको नलिफाई करने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी था यहां पर जो इनके द्वारा स्टेप उठाया गया। इससे कहीं ना कहीं हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, वरना उनको ये लगता है फिर कि यार हो क्या रहा है ये, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग की जान यहां पर जा रही है और हमारे पॉलिटिशियन कैसे कमेंट कर रहे हैं। तो वो काफी एक तरीके से मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। तो गवर्नमेंट को फ्यूचर में कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, कोई इस तरीके से नहीं यहां पर कमेंट करना चाहिए। तो प्रॉपर मैसेज यहां पर होना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड यहां पर देख रहा है अगर कोई भी ऐसा मैसेज हमारी कंट्री की साइड से जाता है तो, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर ये दूसरे आर्टिकल से रिलेटेड है। यहां पर ये बात की जा रही है कि देखिए आज के डेट में अगर चाइना की इकोनॉमी के साथ में अपनी इकोनॉमी को आप लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा हुआ करता था चाइना की इकोनॉमी और हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी यानी कि जीडीपी थी 1987 के करीब में ऑलमोस्ट सेम थी, यानी कि इक्वल थी लगभग। पर लेकिन आज की डेट में चाइना की जो इकोनॉमी है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में 5 गुना का डिफरेंस हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि उस टाइम पर दौड़ तो साथ में रहते, पर लेकिन हमारी रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई और चाइना ने जो है वो छठा गियर लगा के बिल्कुल शानदार तरीके से यानी कि 5वां गियर लगा दिया पूरा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो जो रूट कोज है यहां पर इंडियन जो इकोनॉमिक्स का जो जिस तरीके से चीज चल रही है, सबसे बड़ी जो बात बोली गई है वह स्लो रिफॉर्म, यानी कि रिफॉर्म ज्यादा अच्छा आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है 1991 के बारे में अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं तो उसके बारे में क्या बातें बोली जा रही है कि 1991 में हमारी कंट्री में बेसिकली ओपन तो किया गया कि एलपीजी रिफॉर्म लिया गया, लेकिन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया गया, पर लेकिन उस तरीके से हमारी कंट्री में जो लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म और जो कैपिटल उसके अंदर उस तरीके से लिबर्टी हमारी कंट्री में नहीं लाएगी, लिबरलाइज ऐसे नहीं किया गया जिस तरीके से ओपन किया गया था मार्केट को। तो इसके चलते आज के डेट में हम लोग पीछे यहां पर कहीं ना कहीं छूट गए हैं चाइना से, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसके चलते आप लोग समझिए चाइना ने क्या क्या किया है। चाइना आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर अपनी मिलिट्री के ऊपर भी खर्चा कर रहे हैं, 3 गुना यहां पर इंडिया के कंपेयर में आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते अगर चाइना जैसी कंट्री को टैकल कर रहे हैं तो सबसे बड़ी तो बात है कि इकोनॉमिक गैप को आप लोगों को मिटाना पड़ेगा, अपनी जो मिलिट्री जो मसल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के हौसले बढ़ जाते हैं जब कोई ऐसी हरकतें करते हैं, उसको यह लगता है कि हमसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है इस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि हम लोगों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं तो चाइना को रोकने टोकने के लिए चाइना के सामने चाइना जैसा ही कोई होना चाहिए, तभी चाइना रुकेगा, वरना उसको यह लगता है कि सामने तो कोई ही नहीं है, हमने पहले भी हराया फिर से हरा लेंगे, तो उनके मन में एक तरीके से कहीं ना कहीं वो चीजें हमेशा रहती हैं। तो क्या क्या हम लोग काम यहां पर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट पे अपना फोकस देकर चले, इसी के साथ में जॉब्स और टेक्नोलॉजी, ये सारी जो चीजें उनके ऊपर कैसे फोकस देना चलना है, कॉस्ट इफिशिएंट इनपुट यहां पर जो बेसिकली बिजनेस होने चाहिए हमारी कंट्री में, ताकि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग की जा सके और उसका एक्सपोर्ट भी किया जा सके, लॉन्ग टर्म, इसी के साथ में मल्टी बिलियन इन्वेस्टमेंट और जो यहां पर हमारी कंट्री में होना चाहिए। खासकर आज के डेट में अगर लेकर चले हमारी जो मार्केट है वो मैक्सिमम आप लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट बोल सकते हैं, पर लेकिन जब तक हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अपने सामान को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि चाइना उसका हब बन चुका है आज के डेट में। इसी के साथ में लिबरलाइजेशन जो है वो भी यहां पर सही है अपनी जगह, पर लेकिन कंपटीशन भी यहां पर उससे बढ़ता है अगर एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट यहां पर रहता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोगों की है और जो एक तरीके से जो कंपनीज है, जो काम करने वाले, सबकी कैपेबिलिटी आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी अगर चाइना से आगे आप लोग निकलना चाहते हैं तो, यानी कि हम लोगों को उनसे डबल स्पीड से दौड़ना पड़ेगा आज के डेट में, अगर ग्रोथ आप लोग अच्छा चाहते हैं फ्यूचर में और चाहते हैं कि चाइना हम लोगों को आंख न दिखाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि बीजिंग ने जैसे यहां पर अचीव किया चाइना ने, हम भी कर सकते हैं, बोल्ड रिफॉर्म हम लोग को लेने पड़ेंगे जैसे चाइना ने बोल्ड रिफॉर्म अपने टाइम पर लिए थे। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आप लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हैं आप लोग बता सकते हैं अपनी राय। कैसा लगा मैसेज यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का, वो भी काफी अच्छी बात है, किस तरीके से यहां पर माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हैं यहां पर। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के लिए अर्जेंट जरूरत है हमारे यहां पर वैक्सीन होनी चाहिए, बट इट इज पर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग बड़ी जल्दबाजी करें, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग बस यहां पर जैसे ये प्रोसीजर है मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया कि 6 स्टेज होती है कोई भी दवाई बनाने की। पहली स्टेज होती है एक्सप्लोरेटरी, यानी कि आप लोग चीजों को एक्सप्लोर
गौर करो। दूसरा होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। इसमें क्या होता है, जैसे कि मेंढक के ऊपर या फिर खरगोश के ऊपर या फिर बंदर के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फिर क्लिनिकल ट्रायल होता है, इसमें इंसानों के ऊपर यहां पर इसको क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है 3 स्टेज में, अलग अलग स्टेज में, पहले कम के ऊपर, फिर ज्यादा के ऊपर, फिर और ज्यादा के ऊपर। फिर रेगुलेटरी और रिव्यू अप्रूवल होता है, यानी कि जब यहां पर ये क्लिनिकल ट्रायल सिद्ध हो जाता है, फिर रेगुलेटरी और अप्रूवल होता है रिव्यू करने का। उसके बाद में दवाई को मैन्युफैक्चर किया जाता है और मैन्युफैक्चर करने के बाद में क्वालिटी चेक की जाती है कि कैसी क्वालिटी है इस दवाई की। ये 6 प्रोसीजर है जिसके थ्रू यहां पर एक पर्टिकुलर जो दवाई बनाने का प्रोसीजर होकर गुजरता है। आज के में क्या कर रहे हैं, मान लीजिए क्लिनिकल ट्रायल पर पहुंच गए तो एक स्टेज के ट्रायल कर रहे हैं, बाकी की छोड़ दे रहे हैं, इस तरीके से बात की जा रही है। ज्यादा क्वालिटी के ऊपर भी जो कोई ज्यादा फोकस नहीं है और रेगुलेटरी अप्रूवल तो अपनी कंट्री में हाँ भैया दवाई बन रही है, बस दवाई बननी चाहिए, तो वो कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। उसी के बारे में जो वैक्सीन ट्रायल है उनके द्वारा बोला गया है, हमारे जो यहाँ पर सौम्या स्वामीनाथन है, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या बोला गया है, इनके द्वारा ये बोला गया है कि एक वैक्सीन को बनाने में कम से कम अगर आप लोग ढंग से लगते हैं अभी 6 से 9 महीने के करीब लगेंगे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ये बात बोली गई है। आप लोग अफरा तफरी में दवाई नहीं बना सकते। अफरा तफरी में अगर कोई दवाई बनेगी तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो और ज्यादा नुकसान पहुंचा दे जितना कि उसका फायदा भी न हो। तो ये बातें समझाने की कोशिश की गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमारी कंट्री में ये कई सारे एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको आईसीएमआर आप लोग बोलते हैं, ये एपेक्स बॉडी है फॉर्मुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए और बायोमेडिकल रिसर्च पर फोकस देने के लिए। ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है अगर वर्ल्ड में आप लोग कंपेयर करते हैं, वन ऑफ ओल्डेस्ट, ठीक है। आईसीएमआर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 1911 की बात करें तो इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, IRFA जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उसके बारे में अगर आप लोग देखेंगे तो मेडिकल रिसर्च के बारे में बात की जा रही है, बहुत सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जाती है। आफ्टर इंडिपेंडेंट इसका नाम भी चेंज किया गया और इसमें कई सारी चीजें भी चेंज की गई। पहले इसको इंडियन जो रिसर्च फंड एसोसिएशन बोलते थे, फिर इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलने लगे 1949 में, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बलराम भार्गव आज के एडमिस के जनरल सेक्रेटरी देखने को मिलेंगे। फॉर्मूले जो फॉर्मेशन किया गया था वो 1911 में इसको बनाया गया था, तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। तो आईसीएमआर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अगर कोई ऐसी स्टडी हमारी कंट्री में होती है, और इसके जो हेड है वो कौन है, ये है बलराम भार्गव, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिकली अभी हमारी कंट्री में ये बोला गया कि 15 अगस्त तक कोई ना कोई दवाई हम लोग बना लेंगे। देखिए एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बोलूं यहां पर बच्चा पैदा होता है जो 9 महीने में होता है, तो यहां पर 9 महीने हुए नहीं, हम बोले कि यार वो बच्चा जो है वो 6 महीने में पैदा हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा 6 महीने में पैदा, अगर कोई आप लोगों ने साम दाम दंड भेद लगा भी दिया तो या तो वो बच्चा ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा या फिर उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी जो एक नॉर्मल बच्चा होता है। तो वही चीजें यहां पर दवाई में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर दवाई का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जो 6 स्टेज मैंने आप लोगों को बताई है, उन 6 स्टेज से होकर दवाई नहीं गुजर रही है और 15 अगस्त आप लोगों ने डेट रख दी, क्यों, हमारी कंट्री की आजादी सेलिब्रेट की जाएगी, तो वो कोई तरीका नहीं है कि आप लोग इस तरीके से दवाई को एक तरीके से लेकर चलो। इसके लिए क्या करें, ऑल ओवर वर्ल्ड में रूल जो है वो रिलैक्स कर दिए गए हैं, यानी कि जिस प्रॉपर प्रोसीजर से दवाई बननी चाहिए 6 जो प्रोसीजर है उसमें उसको फोकस ही नहीं किया जा रहा, उसको रिलैक्स कर दिया गया है। तो इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है कहीं ना कहीं, जो एक तरीके से फॉर्मुलेशन जो प्रोसीजर होता है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा तो ढंग की दवाई नहीं बनेगी। जैसे अभी यहां पर जैसे हम लोगों ने बात की थी, यहां पर ये थी यहां पर रेमडेसिविर, इसी के साथ में फेविपिराविर, ठीक है। तो ये दवाई जो थी स्टार्टिंग में तो बोला गया बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाली है, हर एक पेशेंट के बेड पर आप लोग ये देखने को मिली, पर लेकिन आज के डेट में क्या है, इनको साइड में कर दिया गया कि ये फायदा नहीं पहुंचा रही है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को यहां पर मिल रही है। तो इस तरीके से एंटायरली डिफरेंट गेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को समझना चाहिए जो वैक्सीन है यहां पर, ठीक है, तो वो एक तरीके से हेल्दी पर्सन को बीमार ना करे कम से कम, ठीक है, यानी कि पर्सन को बीमार ना करे। सबसे पहली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसको सही करने के लिए दवाई लाई जा रही है, पता चला वो और ज्यादा बीमार कर दे रही है। सेकंड हर्डल जो क्या है, जो वैक्सीन है यहां पर ये वो एक तरीके से इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, यानी कि बॉडी को उस लेवल पर लाकर रख दे ताकि बॉडी जो है वो आराम से जो इसके साथ में लड़ सके जो भी वायरस वगैरह है, ठीक है। इन अदर वर्ड अगर बात की जाए तो यहां पर प्रभावशाली दवाई होनी चाहिए जो टेस्ट की जा सके थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल्स हैं उनके ऊपर, और तब जाकर उसको रियल टाइम में इंप्लीमेंट किया जाए। हैदराबाद बेस्ड जो यहां पर ये भारत बायोटेक है जिसके द्वारा कोवैक्सीन के बारे में अभी बात की गई, ठीक है। तो वहां पर एक तरीके से क्रेडिबिलिटी देखने को मिले, ऐसा नहीं है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए कि तैयार करो। तो यहां पर क्या किया गया, नेशनल जो हमारी कंट्री में जो वीरोलॉजी है पुणे के अंदर में, ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई।
गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो पुणे के अंदर में, उसके द्वारा इसका स्ट्रेन जो है वो अलग किया गया और दिया गया दवाई बनाने के लिए। तो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू यहां पर काम होना चाहिए, ठीक है। देख इस तरीके से वैक्सीन अगर बनाई जानी चाहिए तो पहले उसको ढंग से चेक करना चाहिए, तभी उसको आगे लेकर आना चाहिए। तो साइंस जो है एक तरीके से जल्दी में नहीं होती है, साइंस जो होती है वो अपने प्रोसीजर में होती है। साइंस डज नॉट प्रोग्रेस इन हरी, यानी कि जल्दी में ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में कर लो, ये कर दिया, जल्दी जल्दी में ये बन गया, नहीं, वो प्रॉपर अपना टाइम लेती है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी यहां पर नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी नहीं रखनी है कि प्रॉपर वे में आप लोगों को चीजों को लेकर चले, क्योंकि इससे आने वाले टाइम में ऐसा हो कि पता चला दवाई देने की वजह से 2-4 लोगों की जान चली गई, तो लोगों के माइंड में एक खौफ बैठ जाएगा कि यार दवाई सही नहीं बन रही है, और फिर वो सही दवाई को भी लेना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए यहां पर इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और प्रोसीजर जो होना चाहिए भले ही स्लो हो पर लेकिन एक अच्छी दवाई बने जो कि लोगों को फायदा पहुंचा सके। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा अच्छे से, जो भी आप लोगों ने अब तक यहां पर पढ़ा है इसके बारे में, तो वो सारी बातें आप लोग यहां पर बता सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला जा रहा है, इंडिया करंटली यहां पर 71 करोड़ रजिस्टर वोटर हैं। दूसरा बोला गया 2019 के इलेक्शन में 67 के करीब हम लोग यहां पर देखने को मिले, 61% जो वोटर, जो 61 करोड़ जो वोटर थे उनके द्वारा वोट कास्ट किया गया, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स में भी सही है तो आप लोग तो भी यहां पर बता सकते हैं कि स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है या फिर फोर्थ सही है। फर्स्ट में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है यहां पर, ठीक है। तो सही आंसर यहां पर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 91 करोड़ बोला गया है और इसका 67 है, कितना 67% होगा 61 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, वहां पर 71 बोला था तो 91 करोड़ था। तो इतने वोटर थे हमारी कंट्री में, वोट डाला गया अभी रिसेंटली ये, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर दिया कीजिए अगर आप लोगों को आर्टिकल ये अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं। अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो फीडबैक तब भी देना है, बताना है कि क्यों अच्छे नहीं लगते हैं, और वीडियो को तभी शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया। पसंद नहीं आया तो शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। 1,10,000 से ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। और जब भी टाइम मिले तो किसी को पढ़ाइएगा जरूर, आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा अंदर से और सामने वाले को भी फायदा होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।